एक बार फिर से सेंट्रल एकेडमिक स्कूल के ऑनलाइन स्टडी प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत करता हूं। लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि प्रकाश के बारे में देखा था, किरण प्रकाश से की पढ़ रहे थे, उसमें प्रकाश के बारे में हमने स्टडी की थी और प्रकाश की नेचर के बारे में भी, प्रकाश की प्रकृति कैसे होगी, वो ये 5 सिद्धांत है, ये प्रकाश की प्रकृति को प्रदर्शित करते हैं। तो इनके बारे में हम इस लेक्चर में पढ़ेंगे। तो यहां से प्रकाश की प्रकृति को जानने के लिए प्रकाश की कुछ प्रॉपर्टीज और है, एक दो वो और हम देख लेते हैं। एक विद्युत चुंबकीय तरंग स्पेक्ट्रम होता है, विद्युत चुंबकीय तरंग स्पेक्ट्रम। इस तरंग स्पेक्ट्रम को प्रकाश की बढ़ती हुई ऊर्जा के तरंग के रूप में व्यवस्थित किया गया है। इसमें बहुत सारे तरंगे हैं जो उनकी आवर्ती या फिर हम बोल सकते हैं कि ऊर्जा के बढ़ते हुए क्रम में व्यवस्थित किया गया है। और तरंग दैर्ध्य के रूप में देखें तो तरंग दैर्ध्य के घटते हुए तरंग के रूप में व्यवस्थित किया गया है। तो इस स्पेक्ट्रम में बहुत सारी तरंगें होती है। जैसे हम बात करें, सबसे पहले आती है रेडियो तरंग, इसके बाद में आती है सूक्ष्म तरंगें, सूक्ष्म तरंगों के बाद में तीसरी आती है अवरक्त तरंगें या अवरक्त किरणें, और अवरक्त किरणों के बाद में आता है दृश्य प्रकाश। अब ये जो दृश्य प्रकाश है, यही क्या है, ये प्रकाश होता है जिसको हम अपनी आंखों से देख सकते हैं। इस प्रकाश की उपस्थिति में विभिन्न वस्तुओं को देखा जा सकता है। तो ये दृश्य प्रकाश होगा। इस दृश्य प्रकाश में 7 कलर होते हैं, 7 रंग होते हैं। तो 7 रंग होंगे, उन 7 रंगों को हम बढ़ते हुए और घटते हुए तरंग दैर्ध्य के रूप में व्यवस्थित करते हैं इस स्पेक्ट्रम में। यही विद्युत चुंबकीय तरंग स्पेक्ट्रम में दृश्य प्रकाश को बताया गया है। अब एक क्वेश्चन यहाँ पे होता है कि ये विद्युत चुंबकीय तरंग स्पेक्ट्रम में आता है दृश्य प्रकाश। इसका मतलब ये साफ हो गया, क्योंकि विद्युत चुंबकीय तरंगों की प्रकृति अनुप्रस्थ होती है, और अनुप्रस्थ प्रकृति होने के कारण दृश्य प्रकाश की प्रकृति भी क्या होगी, अनुप्रस्थ प्रकृति होगी। अर्थात प्रकाश सदिश के कंपन अनुप्रस्थ कंपन करेंगे। तो अनुप्रस्थ कंपन हम बोल सकते हैं कि वर्टिकल, ऊर्ध्वाधर, ऊपर की ओर इस तरह से कणों के कंपन होंगे। अनुदैर्ध्य होती है वो हॉरिजॉन्टल कंपन होते हैं। तो हॉरिजॉन्टल कंपन इसमें नहीं होते, क्योंकि विद्युत चुंबकीय तरंगें होती हैं वो कैसी होती है, अनुप्रस्थ प्रकृति की होती है। अब दूसरी बात, यहाँ पे एक क्वेश्चन हो रहा है कि हमारी आंखें हैं वो कौन सी तरंग दैर्ध्य के रेंज की, रेंज मतलब परास, तरंग दैर्ध्य परास के प्रकाश को देख सकती है। तो यहाँ पर दृश्य प्रकाश की बात करें तो इसकी जो रेंज होती है तरंग दैर्ध्य की, तरंग दैर्ध्य को लिखते हैं हम लैम्डा से। तरंग दैर्ध्य होती है ये लैम्डा से डिनोट की जाती है, और इसकी जो तरंग दैर्ध्य प्रकाश होती है वो 400 नैनोमीटर से लेके लगभग 780 नैनोमीटर तक मानी गई है, 780 नैनोमीटर। और इन द अदर टर्म अगर हम बोले इसको एंगस्ट्रॉम की भाषा में बोले तो एंगस्ट्रॉम में हम क्या बोल सकते हैं इसको, 4000 एंगस्ट्रॉम से 7800 एंगस्ट्रॉम के बीच में। अब कई बुक होती है वहां पे ये 3800 से 7500 भी दे रखी होती है। कुछ बुक्स में 4000 से 8000 रेंज भी दे रखी होती है, या 7900 7900 एंगस्ट्रॉम रेंज भी दे रखी होती है। तो वो कोई फर्क नहीं है, इसके बीच में थोड़ा बहुत इतनी तरंग दैर्ध्य चलती है, और ये तरंग दैर्ध्य बहुत कम होती है। बहुत कम तरंग दैर्ध्य होने के कारण ही हमें इस प्रकाश की उपस्थिति में वस्तुएं दिखाई देती है। अब ये तरंग दैर्ध्य कम है तो किसके रेस्पेक्ट में कम है, जैसे मान लो ये एक वस्तु मेरे हाथ में चौक है, इस चौक का कुछ ना कुछ आकार होगा, और ये आकार किसमें, अगर इसका मेजरमेंट लें तो ये सेंटीमीटर में आएगी। लगभग कितने सेंटीमीटर की हो सकती है, ये हो सकती है 1.5 से 2 सेंटीमीटर के बीच की इसकी डिस्टेंस हो सकती है, इसकी लेंथ हो सकती है। तो 1.5 सेंटीमीटर या फिर 2 सेंटीमीटर लेंथ वो इस नैनोमीटर और एंगस्ट्रॉम के रेस्पेक्ट में बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा। इसका मतलब जो दृश्य प्रकाश है उनकी तरंग दैर्ध्य परास वो कम होने के कारण, किससे, वस्तु की साइज से कम होने के कारण ये तरंग दैर्ध्य हमें यहां से इस वस्तु से परावर्तित होकर जब हमारी इस तरंग दैर्ध्य का प्रकाश वस्तु की सतह से टकराकर परावर्तित होकर जब हमारी आंखों के रेटिना पर पहुंचता है तो हमें वस्तुएं क्या होती है, स्पष्ट दिखाई देती है। तो हमारी आंखें जो
आंखों की जो विजिबिलिटी होती है वो इस तरंग दैर्ध्य के बीच के प्रकाश को देख सकती है। तो वो कौन सा आता है? दर्श्य प्रकाश आता है। दर्श्य प्रकाश होता है वो किसका हिस्सा होता है? विद्युत चुंबकीय तरंग स्पेक्ट्रम को हम ये कह सकते हैं कि दर्श्य प्रकाश होते हैं वो एक तरह की विद्युत चुंबकीय तरंगें होती हैं। तो ये प्रकाश के बारे में थोड़ा। अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक है प्रकाश की प्रकृति। तो प्रकाश की प्रकृति, इसको इंग्लिश में बोलते हैं नेचर ऑफ लाइट। प्रकाश कौन कौन सी प्रकृति शो करता है, उसका बिहेवियर कैसा होगा, उनके बारे में जानने के लिए हम ये सिद्धांत पढ़ेंगे। इन सिद्धांतों को यहां से डिटेल से डिस्कस करेंगे। क्योंकि प्रकाश होता है वो उसकी प्रकृति को समझने के लिए विभिन्न वैज्ञानिकों ने अपने अलग अलग मत अर्थात सिद्धांत प्रस्तुत किए। जैसे हम अपनी राय रखते हैं किसी बात में, तो वो राय लोगों को अच्छी भी लग सकती है और उसको मानना है तो मान भी सकते हैं, नहीं माने तो नहीं माने, उनकी मर्जी है। हम अपनी राय दे सकते हैं। तो वैसे ही कुछ वैज्ञानिकों ने अपनी प्रकाश की प्रकृति को समझने के लिए अपनी राय अर्थात अपने सिद्धांत प्रस्तुत किए और उन्हीं सिद्धांतों के आधार पर हम प्रकाश की प्रकृति को समझने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं। पहला सिद्धांत है न्यूटन का कणिकावाद सिद्धांत। न्यूटन का कणिकावाद सिद्धांत, ये सिद्धांत क्या कहता है? इस सिद्धांत के बारे में हम जानेंगे कि प्रकाश को किस रूप में प्रदर्शित किया गया है। तो सबसे पहली बात, सर आइजैक न्यूटन ने सन 1675 में यह सिद्धांत प्रस्तुत किया था। कौन सा सिद्धांत था? न्यूटन का कणिकावाद सिद्धांत। और इस सिद्धांत में न्यूटन ने क्या बताया कि कोई भी प्रकाश स्रोत है, कोई भी प्रकाश स्रोत मान लें, चाहे सूर्य मान लें, बल्ब ले लें या फिर CFL बल्ब ले लें, कोई भी ले लें, प्रकाश स्रोत चाहिए हमें। तो यहाँ पे देखो मैं डिस्कस करके और यहाँ से हम इसको पूरा डिटेल से देखते हैं कि किस तरह से है। तो न्यूटन के कणिकावाद सिद्धांत में न्यूटन ने किसी भी प्रकाश स्रोत से उत्सर्जित प्रकाश को किस रूप में माना? छोटे छोटे आदर्श्य कणों के रूप में माना। कौन से कणों के रूप में माना? इस सिद्धांत को पढ़ रहे हैं, छोटे छोटे आदर्श्य कण। और इन आदर्श्य कणों को बाद में क्या नाम दिया? कणिकाएं। न्यूटन ने इन आदर्श्य कणों को कणिकाएं नाम दिया। न्यूटन के अनुसार किसी भी प्रकाश स्रोत से उत्सर्जित प्रकाश छोटे छोटे आदर्श्य कणों के रूप में उत्सर्जित होता है और इन कणों को बाद में कॉर्प्यूल कणिकाएं नाम दिया गया। कणिकाएं, ये जो कणिकाएं होती है, इनका वेग किसके वेग के बराबर माना? प्रकाश के वेग के बराबर। इनका वेग प्रकाश के वेग के बराबर माना। और प्रकाश का वेग कितना होता है? प्रकाश का वेग निर्वात में सर्वाधिक होता है, सबसे ज्यादा वो निर्वात में कितना होता है? 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। मीटर पर सेकंड में बोल सकते हैं, ये निर्वात में सबसे ज्यादा होता है। अगर इसकी एग्जैक्ट वैल्यू दें कि निर्वात में प्रकाश का वेग कितना होगा, तो निर्वात में जो प्रकाश का वेग होता है वो इतना होता है 2.9979 into में 10⁸ मीटर पर सेकंड। जब इसको राउंडिंग ऑफ किया जाता है तो राउंडिंग ऑफ में इसको कितना लिखते हैं? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड लिखते हैं। यहां से ये बोला गया। तो न्यूटन क्या कहते हैं कि ये जो आदर्श्य कणिकाएं हैं, इन कणिकाओं का वेग कहां किसके वेग के बराबर होता है? प्रकाश के वेग के बराबर होता है। फिर न्यूटन ये भी कहते हैं कि जब ये कणिकाएं हमारी आंखों के रेटिना पर आपतित होती हैं, मतलब ये कणिकाएं किसी प्रकाश स्रोत से आ रही हैं और हमारी आंखों के रेटिना पर आपतित होकर रेटिना की सतह से टकराकर जब वापस आती है और किसी सतह पर जाती है, तो उस सतह का प्रतिबिंब हमारी आंखों में बनता है, जिससे हमें क्या दिखाई देती है? वस्तुएं दिखाई देती हैं, अर्थात विजिबल हो जाती है वस्तुएं। तो ये बात किसने कही थी? न्यूटन ने कही थी। क्योंकि कणों को किस रूप में माना था उन्होंने? कणिकाओं, आदर्श्य कणों को कणिकाओं के रूप में माना था। तो ये कणिकाएं हमारी आंखों के रेटिना पर आने पर हमें वस्तुएं दिखाई देती हैं। ठीक है, ये बात किसने बताई थी? न्यूटन ने बताई थी। अब जब ये आदर्श्य कणिकाएं इन कणिकाओं के द्वारा किसी प्रकाश की प्रकृति को समझने के लिए और प्रयोग किए गए, तो देखा गया कि ये जो आदर्श्य कणिकाएं हैं वो एक सरल रेखा में निश्चित दिशा में गमन कर सकती है। एक सरल रेखा मतलब ऋजु रेखीय संचरण। एक सरल रेखा निश्चित दिशा में सरल रेखा के अनुदिश इनका संचरण होगा। तो किसकी व्याख्या करती है? ये सरल रेखीय गमन इनके द्वारा प्रदर्शित किया गया कणिकाओं के द्वारा। उसके बाद में मैंने लास्ट वीडियो में आपको बताया था कि प्रकाश की कुछ
कुछ घटनाएं होती है, 5 घटनाओं के बारे में बताया था, परावर्तन, अपवर्तन, व्यतिकरण, विवर्तन और ध्रुवण। तो इन घटनाओं को जब प्रकाश की प्रकृति को समझेंगे तो इन घटनाओं को प्रकाश प्रदर्शित करेगा, तभी हम उसकी प्रकृति को समझ सकते हैं। तो यहाँ पर इन घटनाओं के बारे में देखें तो इन सबको हम डिटेल से डिस्कस करेंगे। जैसे जैसे हमारा चैप्टर आगे बढ़ता जाएगा डिटेल से हम इन सारी घटनाओं को अध्ययन करते रहेंगे और इनके बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम बात कर रहे हैं न्यूटन के कणिकावाद सिद्धांत की। तो इसमें न्यूटन का कणिकावाद सिद्धांत प्रकाश की सरल रेखीय गमन, प्रकाश की परावर्तन, इसको बोलते हैं रिफ्लेक्शन, परावर्तन, और प्रकाश के अपवर्तन, इन तीन की सफल व्याख्या करता है। सफल व्याख्या मतलब इन तीनों को समझाने में सफल रहता है। कौन सा? न्यूटन का कणिकावाद सिद्धांत। और कणिकावाद सिद्धांत के अनुसार प्रकाश को किस रूप में माना था? न्यूटन ने कण के रूप में। अर्थात हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पर जो प्रकाश की प्रकृति ली गई वो प्रकृति कौन सी ली गई थी? कणीय प्रकृति ली गई। तो न्यूटन के अनुसार प्रकाश कौन सी प्रकृति का होता है? कणीय प्रकृति का होता है। और ये न्यूटन का कणिकावाद सिद्धांत को प्रकाश के सरल रेखीय गमन, प्रकाश के परावर्तन और अपवर्तन की सफल व्याख्या करता है। लेकिन इसके आगे 3 घटनाएं हो रही हैं। कौन कौन सी? प्रकाश का व्यतिकरण, प्रकाश का विवर्तन और प्रकाश का ध्रुवण। इन घटनाओं को, तीनों घटनाओं को ये सिद्धांत समझाने में असफल रहा था। जब ये इन तीनों घटनाओं को नहीं समझा सका तो यहाँ पर इस सिद्धांत को क्या मान लिया गया कि ये प्रकाश की प्रकृति को संपूर्ण रूप से समझाने में असफल है। ये संपूर्ण रूप से इसकी प्रकाश की व्याख्या नहीं करता है, मतलब कुछ करता है थोड़ी बहुत, लेकिन संपूर्ण रूप से नहीं करता। तो इसलिए इस सिद्धांत को क्या मान लिया गया कि यहाँ से इसको थोड़ा सा रिजेक्शन मिला। रिजेक्शन ये नहीं कि इसको ठंडे बस्ते में डाल दिया डब्बे में, ये तो सिद्धांत हो ही नहीं सकता, ऐसा कुछ नहीं। रिजेक्शन मतलब कि ये बोल दिया गया कि ये संपूर्ण रूप से प्रकाश की व्याख्या नहीं करता है, थोड़ी बहुत करता है लेकिन संपूर्ण रूप से नहीं करता। अब इसके बाद में कुछ सालों का टाइम बीता, बीतने के बाद में जैसे कितने साल बीते? 2 साल बीत गए। 2 साल के बाद में तीसरे साल है तो सन 1678 में। सन 1678 में एक साइंटिस्ट थे हाइगेंस, और हाइगेंस ने अपना इस न्यूटन के कणिकावाद सिद्धांत से सबक लेके, सीख कर कि न्यूटन ने प्रकाश की कणीय प्रकृति मानी थी, तो इसका मतलब वो कणीय प्रकृति 3 बातों को समझाने में सफल रहा, सरल रेखीय गमन, परावर्तन और अपवर्तन, लेकिन बाकी फेल हो गए। तो यहाँ पर थोड़ा सा हाइगेंस ने अलग तरीके से दिमाग लगाया और उसने ये सोचा कि मैं प्रकाश की कणीय प्रकृति नहीं लूंगा, तरंग प्रकृति मानेंगे और तरंग प्रकृति के आधार पर इसकी व्याख्या करने की कोशिश करेंगे, होती ही नहीं। तो हाइगेंस ने प्रकाश की तरंग प्रकृति ली और तरंग प्रकृति के आधार पर एक नया सिद्धांत प्रस्तुत किया गया जिसका नाम था हाइगेंस का तरंग सिद्धांत। कौन से सन में बताया गया था? 1678 में। तो यहाँ पर हम बात करेंगे हाइगेंस का तरंग सिद्धांत क्या होता है और तरंग सिद्धांत किस तरह से क्या व्याख्या करता है। तो नेक्स्ट अभी देखो यहाँ से करते हैं। सेकंड है स्टूडेंट्स हाइगेंस का तरंग सिद्धांत। अब यहाँ से देखो हाइगेंस के तरंग सिद्धांत में देखते हैं हाइगेंस का तरंग सिद्धांत क्या कहता है। सन 1678 में एक साइंटिस्ट थे हाइगेंस, जिन्होंने प्रकाश की प्रकृति बताई, तरंग प्रकृति। इन्होंने क्या माना कि किसी भी प्रकाश स्रोत से जब प्रकाश उत्सर्जित होता है, कोई भी प्रकाश स्रोत है, उस प्रकाश स्रोत से प्रकाश चारों तरफ फैल रहा है, उत्सर्जित हो रहा है, वो किस रूप में उत्सर्जित हो रहा है? तरंग के रूप में उत्सर्जित होता है। ये बात किसने बताई थी? हाइगेंस ने। यहाँ पर प्रकाश की प्रकृति मानी थी तरंग। तरंग में भी कौन सी तरंगें मानी थी? यांत्रिक तरंगें। तो हाइगेंस ने कौन सी तरंगों के रूप में प्रकाश की प्रकृति मानी थी? यांत्रिक तरंग। कि किसी भी प्रकाश स्रोत से प्रकाश उत्सर्जित होता है वो यांत्रिक तरंगों के रूप में उत्सर्जित होता है। ये बात किसने कही थी? हाइगेंस ने कही थी। लेकिन यहां पर यांत्रिक तरंगों को संचरित होने के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। आपने 11th क्लास में पढ़ा है। 11th क्लास में तरंग वाले चैप्टर में पढ़ा था कि तरंगें होती हैं वो यांत्रिक तरंगें भी होती हैं और अनुप्रस्थ तरंगें भी होती हैं। तो यांत्रिक तरंगों को संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। कोई भी मीडियम होगा उस मीडियम में संचरित होती है। लेकिन विद्युत चुंबकीय तरंगें होती हैं वो निर्वात में भी गमन कर सकती है। तो यहाँ पर हाइगेंस ने तरंग सिद्धांत के आधार पर
किसी भी प्रकाश स्रोत से उत्सर्जित होने वाले प्रकाश को कौन सी तरंगे माना? यांत्रिक तरंगे। तो इन यांत्रिक तरंगों के संचरण के लिए किसकी आवश्यकता हुई? माध्यम की आवश्यकता हुई। अब यहाँ पर माध्यम की आवश्यकता हुई तो यहाँ पर इस माध्यम को फुलफिल करने के लिए हाइगन्स ने एक काल्पनिक माध्यम माना जो कि क्या था? ईथर। यहाँ से ईथर को हाइगन्स ने एक काल्पनिक माध्यम ले लिया। ईथर को ही क्यों चूज किया? इसके पीछे रीजन था क्योंकि ईथर होता है वो भारहीन होता है, इसका घनत्व होता है वो अल्प होता है और इसकी प्रत्यास्थता वो भी अधिक होती है। प्रत्यास्थता अधिक होती है, घनत्व अल्प होता है और ये क्या होता है? भारहीन होता है। तो ये तीनों गुण होने के कारण एक काल्पनिक माध्यम क्या माना? ईथर माना। अब यहाँ पे देखो ईथर प्रत्यास्थता अधिक ली, क्यों? क्योंकि प्रत्यास्थता का गुण, ये भी 11th क्लास का चैप्टर है प्रत्यास्थता, ठोसों के यांत्रिक गुण। तो उसमें प्रत्यास्थता क्या होती है कि जब किसी वस्तु पर हम भाई विरूपक बल लगाएं, डिफॉर्मिंग फोर्स, तो वो वस्तु एक निश्चित सीमा तक उसकी लंबाई में या उसके आकार में परिवर्तन हो जाता है, परंतु जब भाई बल को हटाने पर वस्तु पुनः अपनी प्रारंभिक स्थिति में आ जाए तो ये गुण कौन सा कहलाता है? प्रत्यास्थता का गुण। तो यहाँ पर ईथर एक काल्पनिक माध्यम माना। इसका मतलब है अगर हमें प्रकाश को देखना है तो देखने के लिए हमें एक काल्पनिक माध्यम ईथर के अंदर रहना होगा। माध्यम में रहेंगे तभी प्रकाश गमन करेगा और दिखेगा, या फिर प्रकाश इस माध्यम में जाएगा तभी दिखेगा। तो इसका मतलब इसकी प्रत्यास्थता अधिक होगी तो ये अधिक लंबी दूरी तय कर सकता है, इसलिए ईथर काल्पनिक माध्यम है जिसकी प्रत्यास्थता अधिक ली थी किसने? हाइगन्स ने। लेकिन यहां पर ये प्रकाश के बारे में यहां पर अध्ययन करने लगा हाइगन्स, तो यहां पर न्यूटन के कणिकावाद सिद्धांत और हाइगन्स की तरंग सिद्धांत, इन दोनों में मतभेद आ गए। मतभेद मतलब क्योंकि इसमें जो कमी रही थी उस कमी को दूर करने के लिए ही हाइगन्स ने अपना तरंग सिद्धांत प्रस्तुत किया था। लेकिन इन दोनों में मतभेद क्या है? क्योंकि ईथर एक काल्पनिक माध्यम है तो प्रकाश ऑब्वियसली माध्यम में प्रवेश करेगा। तो यहाँ पे मान लो ये ईथर है, ये ईथर है तो ये माध्यम होगा, माध्यम होगा, यहाँ पर वायु है। अब ये माध्यम है और ये वायु है, तो मान लो पानी की एक बूंद है, तो पानी वायु की तुलना में कौन सा माध्यम बनता है? पानी बनेगा सघन माध्यम और वायु बनेगी विरल माध्यम। तो यहाँ पर ये वाला माध्यम बन गया विरल और ये वाला जो ईथर होगा वो कौन सा माध्यम बन गया? सघन माध्यम। तो यहाँ पर हाइगन्स क्या कहते हैं? हाइगन्स ये कहते हैं कि जब माध्यम विरल होगा और जब माध्यम सघन होगा तो सघन माध्यम में प्रकाश की चाल विरल माध्यम की तुलना में या अपेक्षाकृत क्या होती है? कम होती है। कौन से माध्यम में? सघन माध्यम। ये बात कौन कहते हैं? हाइगन्स, कि विरल माध्यम की अपेक्षाकृत सघन माध्यम में प्रकाश की चाल अल्प होती है अर्थात कम होती है। लेकिन न्यूटन का कणिकावाद सिद्धांत कहता है कि प्रकाश की चाल तो विरल माध्यम में कम होती है या फिर जो भी रहती है कांस्टेंट रहती है ये। तो इन दोनों में मतभेद हो गए। तो बाद में इन दोनों के मतभेद को सुलझाने के लिए फूको नामक साइंटिस्ट ने ये कुछ प्रयोग किए थे, मैथमेटिकल प्रयोग किए थे और मैथमेटिकल प्रयोग के आधार पर ये सिद्ध किया था कि जो सघन माध्यम लेंगे, मतलब यहाँ पे जो ईथर लिया था हाइगन्स ने, सघन माध्यम में प्रकाश की चाल वास्तव में कम आई थी जबकि विरल माध्यम में प्रकाश की चाल अधिक आई। तो इस प्रकार हाइगन्स के तरंग सिद्धांत की पुष्टि होती है कि हाइगन्स का तरंग सिद्धांत इस तरीके से प्रस्तुत किया गया। बाद में इस सिद्धांत द्वारा अब ये सिद्धांत मान लिया गया कि ये प्रकाश की तरंग प्रकृति को शो करता है, लेकिन इसके कंफर्मेशन होने के लिए इसे प्रकाश की कुछ घटनाओं को प्रदर्शित करना होगा और प्रकाश के प्रभावों के बारे में भी इसको बात करनी होगी। तब ये हम कह सकते हैं कि हाइगन्स का तरंग सिद्धांत प्रकाश की प्रकृति की व्याख्या करता है। तो इसके लिए हाइगन्स का तरंग सिद्धांत प्रकाश के व्यतिकरण, प्रकाश के विवर्तन, इनको समझाने में क्या रहा था? ये सिद्धांत सफल रहा था। प्रकाश के अपवर्तन को भी समझा सकता है, परावर्तन को भी समझा सकता है, वो तो न्यूटन के कणिकावाद सिद्धांत ने भी उसकी व्याख्या की थी, तो ये भी कर सकता है। ये अपवर्तन और परावर्तन इन दोनों की भी सफल व्याख्या करता है। इसके साथ साथ तरंग सिद्धांत प्रकाश के व्यतिकरण और प्रकाश के विवर्तन को समझाने में भी सफल रहा था, परंतु
ये प्रकाश की एक घटना थी धूर्वर्ण। इस धूर्वर्ण को समझाने में या इसकी व्याख्या करने में असफल रहा था, इसको समझा नहीं सकता था। क्यों? इसका रीजन ये, जब हाइगन्स ने माना था कि प्रकाश की प्रकृति होती है वो तरंग होती है, तो तरंग प्रकृति जब प्रकाश को एक स्थान से दूसरे स्थान तक गमन कर रहे हैं तो वो तरंगों के रूप में जाता है। तरंगों के रूप में जाएगा तो यहाँ पर प्रकाश को विद्युत चुंबकीय तरंग स्पेक्ट्रम का एक हिस्सा माना था। विद्युत चुंबकीय तरंग स्पेक्ट्रम की प्रकृति होती है अनुप्रस्थ। तो यहाँ पर फ्रेनेल नामक साइंटिस्ट ने प्रकाश की अनुप्रस्थ प्रकृति की व्याख्या की थी। यहाँ पर ध्रुवण की खोज करके फ्रेनेल ने यह बता दिया था कि प्रकाश की प्रकृति अनुप्रस्थ होती है, जिसके आधार पर प्रकाश ध्रुवण की उन घटनाओं को प्रदर्शित करेगा, तो इसका मतलब प्रकाश की प्रकृति क्या होगी? अनुप्रस्थ होगी। लेकिन हाइगन्स ने तरंग सिद्धांत के आधार पर प्रकाश को क्या माना था? यांत्रिक तरंग माना था, और यांत्रिक तरंगों के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है, जबकि ध्रुवण की घटना को प्रदर्शित करने के लिए तरंगों का क्या होना जरूरी है? अनुप्रस्थ होना जरूरी है। तो इसलिए यहाँ पर एक क्वेश्चन भी बनता है, बहुत अच्छा क्वेश्चन बनता है कि प्रकाश की अनुप्रस्थ प्रकृति को समझने के लिए कौन से सिद्धांत आवश्यक है, या फिर प्रकाश की अनुप्रस्थ प्रकृति को कहां से समझा जा सकता है? तो हम इसका आंसर देंगे कि फ्रेनेल ने ध्रुवण की खोज करके ये बताया कि प्रकाश की प्रकृति अनुप्रस्थ होती है, और अनुप्रस्थ प्रकृति की किरणें ही केवल और केवल ध्रुवण की घटना प्रदर्शित करते हैं, या ध्रुवण प्रकाश की घटना का प्रदर्शन करते हैं। अनुदैर्ध्य प्रकृति की तरंगें ध्रुवण प्रदर्शित नहीं करती हैं। तो ये यहाँ पे ये इस तरीके से हम हाइगन्स की तरंग सिद्धांत की व्याख्या होती है। अब आते हैं कि ये तो हो गई इसकी सफलता। अब हाइगन्स का तरंग सिद्धांत किनको समझाने में असफल रहा था, उनके बारे में बात करेंगे। तो हाइगन्स का तरंग सिद्धांत प्रकाश के कुछ प्रभाव है, जैसे प्रकाश विद्युत प्रभाव, जीमान प्रभाव और स्टॉक प्रभाव, इनको समझाने में क्या रहा था? ये असफल रहा था। अतः हम ये कह सकते हैं कि ये प्रकाश की घटनाओं की तो व्याख्या कर रहे हैं, लेकिन इन प्रकाश के प्रभावों को समझाने में असफल है। इसलिए हम हाइगन्स के तरंग सिद्धांत को भी क्या मान सकते हैं? बाद में ये माना गया कि ये भी संपूर्ण रूप से प्रकाश की प्रकृति को प्रदर्शित नहीं करता है। लेकिन एक चीज तो तय हो गई कि न्यूटन का कणिका बल सिद्धांत प्रकाश की कणीय प्रकृति के बारे में बताता है, जबकि हाइगन्स का तरंग सिद्धांत प्रकाश की तरंग प्रकृति की व्याख्या करता है। ठीक है, तो स्टूडेंट आज हमने दो सिद्धांत पढ़े हैं। इसके बाद में बाकी बच गए मैक्सवेल का विद्युत चुंबकीय तरंग सिद्धांत और मैक्स प्लांक का क्वांटम सिद्धांत। तो इनको भी हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे, और आपको डिटेल से पूरा बताया जाएगा। जैसे हम स्कूल्स में पढ़ाते हैं वैसे ही आपको ये ऑनलाइन क्लासेस उपलब्ध कराई जाएगी। आप हमसे जुड़े रहिए, कनेक्ट रहिए, और आप मेरे से पर्सनली भी जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम चैनल में यहाँ पे वीडियो के लिंक, उस टेलीग्राम चैनल का लिंक है वो वीडियो की डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, तो वहां से आप मुझे पर्सनली भी कनेक्ट हो सकते हैं। और ऐसे ही पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। हम आपसे ऑनलाइन क्लासेस के थ्रू आपसे रोज मिलते रहेंगे। थैंक यू।